हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। फ्रेंड्स, जो हम लोग शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 10 है। इससे पहले 1 to 9 सेट अपलोड किया जा चुका है। ये 1 to 5 लेवल का है और रंजीत सर का है। जी हाँ, ये रंजीत सर का सेट है यानी मिशन 50। इसके अलावा किरण का 1 से 20 तक अपलोड किया जा चुका है। उसका PDF एंड मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन एज ए PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, कर्ण ISPCS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो हिरन का नहीं है, अर्थात सारनाथ में हाथी, सांड और घोड़ा का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे, CD देशमुख। सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, पूरा नाम क्या है? सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में ATM की शुरुआत की? तो ऑप्शन बी, कौन सा बैंक है? HSBC। HSBC यानी है क्या इसका? हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? देखिए, ये क्वेश्चन रामविलास पासवान के निधन के बाद 66 BPSC में पूछा गया था। ऑप्शन डी होगा इसका। मतलब कह सकते हैं कि जो उस समय पूछा गया था उसमें भी ऑप्शन डी था और यहाँ भी ऑप्शन डी है। मतलब ऑप्शन तक भी ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन सी होगा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था, ऑप्शन सी। मतलब वहाँ भी ऑप्शन सी था 66 में भी और यहाँ भी। मतलब क्या होगा कि एज इट इज ऑप्शन दिया गया। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो ये देखिए, करेंट क्वेश्चन था लेकिन चूंकि ये पूछ दिया गया है तो बस समझ ही रहे हैं बात। हाँ, ये भी देखिए क्वेश्चन 66वीं में था। चूंकि ये करेंट के तौर पे पूछा है तो जरूरी नहीं कि ये आगे पूछेगा, चूंकि ये उस समय इंसिडेंट हुआ था इसलिए पूछा गया था। लेकिन देखते हैं क्या दे रखा है। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन सी, 12वां लोकसभा के लिए। ये 12वां नहीं, 11वां होगा, ऑप्शन बी होगा। 11वां थे फ्रेंड्स, 11वां लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ये गलत है, ऑप्शन सी दिया हुआ जो गलत है, 11वां होगा। ठीक है, यानी 1977 में ये निर्वाचित हुए थे। वो मतलब ऊर्जा मंत्री रहे थे। उसके अलावा इनका जो फेमस कार्यकाल है वो मनरेगा, जो ग्रामीण विकास है, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए फेमस ही है। मतलब मनरेगा के लिए ये काफ़ी जाने जाते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हल्के वो सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं चूंकि वो करेंट से रिलेटेड था। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किला को छीना था? तो वो था हरिहर द्वितीय। इसका ये किस वंश का था? तो संगम वंश का। किस वंश का? संगम वंश का था। तीसरा शासक जिसका कार्यकाल 1377 से 1404। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संभावना कम है क्योंकि आपके क्या दे रखा है? राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासक था? तो तुलुप वंश था। वैसे विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश था जिसमें से किस समय इसका क्या था? तो तुलुप साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। ये कब करवाया था? तो 1513 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था?
ये भी करेंट अफेयर ही है। तो बहरीन था, जी हाँ, ये 2020 में जो हुआ था समझौता 2021 में सेम करेंट का ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ये भी प्रीवियस ईयर है, बीपीएससी का है, PYQ है। तो ये शुरू किया गया था राजस्थान में। ये शायद 64 में या 5th में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है तो असहयोग। जी हाँ, सत्याग्रह मतलब हुआ आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए, यानी वो रिक्वेस्ट जो सत्य के साथ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? तो 1940, जी हाँ, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि भारत में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक, जी हाँ, जनक तो माना जाता है इकबाल को, ये बात सही है, इकबाल को माना जाता है। लेकिन वर्ष 1940, जी हाँ, 1940 में लाहौर नहीं होके कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन में दिया है, एक्सप्लेनेशन में कराची ही दिया है, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? लाहौर ना होके कराची में। बाकी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट को वेरीफाई करके पिन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचार्य। अब देखिए, अगर इसके ऑप्शन में कुछ और होता तो आपको सोचना पड़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो ये बना था केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट 1957 की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? वो जाति प्रथा, चूंकि इसमें सफलता मिली इसलिए ऐतिहासिक हो गया था, ठीक है। और इसको बैन कौन किया? तो विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान दे लीजिए। अगर ठीक है, अगर लगा देते हैं, अगर ऑप्शन ए बी कर आ जाए और ऐतिहासिक इसमें ना रहे, मतलब इसमें ऐतिहासिक तत्व को हटा दिया जाए, उसके अलावा ए बी कर आ जाए तो ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो महिलाओं की स्थिति को लेकर भी काफ़ी सजग थे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से ही तो है सती प्रथा, ठीक है। धार्मिक कर्मकांड के लेकर वो विरोध करते थे, विरोध में थे, और वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। और ये मतलब धार्मिक कर्मकांड की वजह से ही क्या हुआ कि जब वो अपना पुत्री का विवाह, ठीक है, कम उम्र के एक राजा से कर देते, कम उम्र में ही, जिसके वजह से उनका जो पार्टी था, पार्टी नहीं, संस्था था, वो विघटित या अलग अलग डिवीजन में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 16, वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था, नियति से वादा किया था डैश 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय हुआ। यह कथन किसका था? मतलब यह स्टेटमेंट पूछ रहा है किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1862 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके बाद होता है, जो 61 में आया था कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित करके अनुमोदित किया गया था। कब? 1861 के अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया फॉर इंडियंस इस किताब किसने लिखी? ये लिखा हुआ है CR दास। किसका लिखा हुआ है? CR दास। 1917 में इन्होंने लिखा था पुस्तक, और इनका मतलब कांग्रेस से काफ़ी संबंधी रहा, एक अध्यक्षता भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महादेव लाल सराफ था। जी हाँ, 16 अप्रैल कब हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में स्टार्ट हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह। ये भी पूछा जाता है बिहार में कहाँ शुरू हुआ था? तो चंपारण और सारण।
क्वेश्चन नंबर 20, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगाल की स्थापना की। सवाल है कब? तो ये स्थापना हुआ था 1913 यानी 1 साल बाद। नेक्स्ट, और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 21, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? यानी CO2 मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र स्तर में वृद्धि होगा। जी हाँ, जल स्तर में वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि जो आइस है वो मेल्ट करके समुद्र में पहुंचेगा। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने से भी वाटर एक्सपेंड करता है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, जी हाँ, अनुमान लगाया गया है कि अगर जैसे कि आप मान लीजिए नॉर्मली ये जान रहे हैं कि प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ज़्यादा सनलाइट मिलेगा तो स्पीड से क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस यानी जल्दी बढ़ेगा, जल्दी बुढ़ापा होगा, जल्दी खत्म होगा। तट रेखा में परिवर्तन, जी हाँ, जैसे मुंबई या मालदीव, सेशल्स, ये सब जो है वो डूब सकता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कौन सा कथन सही है? वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। जी नहीं, कम नहीं बल्कि मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। कैसे? आपको एग्जांपल देखना है तो अपने घर के जो कढ़ाई है या जिस पे रोटी बनाते हैं उस पर थोड़ा सा जब टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो थोड़ा सा उस पर पानी दीजिए तो क्षण से उड़ जाएगा, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाएगा। जी नहीं। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त किया जाता है, यानी ये भी नहीं है। देखते हैं, एक सेकंड फ्रेंड, आंसर डी होगा। कह रहा है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में 1 डिग्री की कमी हो जाती है। जी हाँ, 1 डिग्री कमी हो जाती है ऊंचाई पर। औसत बात की जाए तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरावट आता है प्रति किलोमीटर ऊंचाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, जो वन चक्रवातों के अवरोधक को कार्य करता है वैसे वह वन कौन सा है? तो कौन सा करता है? मैंग्रोव वन। जी हाँ, इस बहुत मतलब ये इस तरह से जाली नुमा रहता है, तो ये देखना है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को बचाने के लिए होप नामक NGO भी चल रहा है। जी हाँ, एक ये भी पूछा जा सकता है, होप का संबंध किससे है? तो होप का संबंध किससे है? तो मैंग्रोव वन के प्रोटेक्शन से, संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरियन का टेगा वन, ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। टेगा का अर्थ होता है शंकुधारी वन और यह शंकुधारी बायोम है। ठीक है, क्या होता है टेगा? मतलब शंकु, कौन वाला? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाता है? तो कहाँ पर होगा? पर्णपाती, ऑप्शन डी। शुष्क अथवा ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियों से रहित हो जाती है। सागवान, शीशम, साल, ये सब देखिए। सागवान आपको आसपास दिख रहा होगा, शीशम भी दिखता होगा, उसके अलावा साल भी दिखता होगा। ये सब नॉर्मल दिखता है जो साल में कई महीनों तक पत्ता रहित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। जी हाँ, कहाँ का है ये? लद्दाख का। कुछ कुछ और चीज़ है जो आपको बार बार पूछा जाता है, जैसे कि सतपुरा क्या है? तो रेसिडुअल पर्वत है। बिंद कहाँ? यानी मैप में देखना चाहिएगा। जस्ट 30 सेकेंड फ्रेंड का ये पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा क्या कर रहा है? अरावली। अरावली ये है जो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक है, सॉरी गुजरात तक। उसके अलावा सतपुरा, सतपुरा बीच में, ऊपर से नर्मदा, नीचे से तापी, बीच में सतपुरा। उसके अलावा बिंद, बिंद ये है, ये बिंद है जो बिहार के कैमूर और रोहतास जिला तक फैला हुआ है। ये मैप है जिसको कभी कभी देखते रहिए, जरूरी है। उसके अलावा गारो खासी जयंतिया, ये जो हिमालय है, मेघालय का पार्ट है। गारो खासी जयंतिया, ये तीनों क्या है? तो एक सीरीज में, और वहाँ के जनजाति पर इसका नाम रखा गया था। उसके अलावा देखने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है नागा
खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है, कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी जो है इंडिया का उत्तर पूर्वी क्षेत्र वहाँ पर स्थित है। ये किसका पार्ट है? तो लद्दाख, और ये मतलब कह रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय तंत्र का भाग है। यह लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला में जो हिमालय तंत्र का भाग है, किंतु श्रेणी में अलग है। पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुसाई आता है। नहीं फ्रेंड्स, ये जो है ना गारो, खासी, जयंतिया, ये उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत का। और मालदा गैप जो है, जैसे मान लीजिए मालदा गैप, ये मान लीजिए इंडिया है, साथ स्पेशली नॉर्थ इंडिया। ये जो है यहाँ जो है ना, ये मालदा गैप इससे अलग होता है। ये पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर है। ये नहीं होना चाहिए, इसको नागा होना चाहिए। नागा पहाड़ी किसका पार्ट है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला का, जो से नागा है। उसके बाद यहाँ पे पटकाई है। उसके अलावा फिर उसके अलावा आपको दिख जाएगा लुसाई। बाकी आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ये जास्कर काराकोरम किसका पार्ट है? तो ये सब हिमालय का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो मारवाड़ राजस्थान का पार्ट है। तो राजस्थान सबसे शुष्क है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। अराकयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये तो म्यांमार में। जी हाँ, इंडिया का ये जो पार्ट है, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया है, ये म्यांमार है। और ये जो बीच में पर्वत है ना, यही है कौन सा? तो अराकयोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ऑप्शन बी, किस नदी पे? दामोदर नदी पे हुआ था। यह जो अमेरिका का टेनेसी नदी है घाटी परियोजना, उसी से इंस्पायर होके, ठीक है, 1933 में आधार बनाया और बाद में भारत में 1948 में इसका निर्माण, मतलब घाटी, जो दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? ऑप्शन ए, मैंने क्या याद कर रखा था, जो कृष्ण जी हैं वो नाग सांप को पास रखते हैं, तो नागार्जुन और कृष्ण नदी। ठीक है, इसके निर्माण कब से कब तक हुआ था? 1955 से 1967, 55 से 67 तक, 1900 लगा हुआ दोनों में। क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये जो जिला, ऐसे भी पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी और लेह को कश्मीर से कौन जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पेटस यानी धब्बा क्या है? ये लेटेराइट निक्षेप है, ऑप्शन ए। ठीक है, लेटेराइट और बॉक्साइट के निक्षेप में परिवर्तन हो गया है। पाट जो कि असमान भूमि वाला क्षेत्र है जिसमें लेटेराइट और बॉक्साइट की मात्रा या निक्षेप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है, रणथंभौर गिर यानी रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात, बंदीपुर कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? यानी किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्यों? गिर गुजरात का है, रणथंभौर राजस्थान का है और कर्नाटक का बंदीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये मैच द फ्लोइंग है, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है वो, ये सब पीछे प्रीवियस ईयर है, इसमें डरने की बात नहीं है। कह रहा है बंदीपुर नेशनल पार्क, अभी जस्ट देखा कहाँ का है ये? तो कर्नाटक का, यानी 1 का 4 यानी देखिए, सिर्फ अगर एक भी याद हो ना, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है तो कर्नाटक का है। और बाकी देखिए 1 का 4 केवल एक, मतलब 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा
दूसरा है गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो गुजरात का है। तो गुजरात का यानी 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। 2 का 1 यानी 3 का 2। 3 क्या है? मानस विहार कहाँ पर है? तो असम में है। और रोहला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब सीमांत राजस्व ग्रेटर देन सीमांत लागत से। क्या जाएगा? जो राजस्व लग रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा उसके लागत से। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिससे कहा जा सकता है। जिससे क्या कहा जाता है? तो उसको कहता है प्रति अवस्थिति। ऑप्शन ए। इसमें मेनली होता क्या है अवस्थिति में? तो इसमें क्या होता है, जो टैक्स है ना, टैक्स उसको कम कर दिया जाता है। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति में वृद्धि कर दिया जाता है, इन्फ्लेशन में वृद्धि कर दिया जाता है। उसके अलावा जो ब्याज दर है ना, ठीक है, लोन का जो रेट है उसको भी कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन यानी सिद्धांत में नहीं आता है? ये होगा साधारणता का कैनन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39 वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है उसे कहा जाता है। तो उसे बियर कहा जाता है, मंदरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत द्वारा दिया गया था यानी मोनोपोलिक कंपटीशन। तो ये दिया गया था एडवर्ड चैम्बरलिन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो ये नेहरू जी किए थे। कब किए थे? 13 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो ऑप्शन बी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। उस समय क्या था? क्योंकि उसमें देखिए एक चीज़ बस आपको इसमें पूछना ये चाह रहा है, जो क्वेश्चन का मेन थीम है कि जो 42वें संविधान संशोधन किया गया था, ठीक, उसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया, मेनली ये इसका पूछने का मतलब है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन शब्द था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं है? इसके लिए आपको जरूर एक प्रस्तावना याद हो। तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, पहले धर्म निरपेक्ष था, अभी पंथ निरपेक्ष है, यानी जो नहीं यूज किया गया है वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 गणतंत्र के अंतिम शक्ति किसके पास है? तो आप प्रस्तावना याद कीजिए, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे है, स्टार्टिंग कैसे है? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी हम भारत के लोग, यानी किस में नहीं थे? जनता में। क्यों? क्योंकि जनता को इतना पावर है, सरकार आने वाले समय में बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय साम्यवादी। जी हाँ, हम लोग को साम्यवादी नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, उदारवादी, हमारे संविधान उदारवादी भी है, ठीक है, गांधीवादी भी है,
मिश्रित भी है, लेकिन साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट जो खाँटी कम्युनिस्ट है वो नहीं है, मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 46, उदारवाद का प्रतीक है। तो राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, ये आपको कहाँ दिखेगा, DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात नीति निर्देशक तत्व में, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, भारत में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। भारत में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो लंबोदर मुखर्जी, ऑप्शन बी। भारत में बिहार में तो क्या रहा है, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है भारत में, 28 और स्टेट केंद्र शासित प्रदेश 8। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। मूल संविधान कितना था, 8। नौवां कौन सा हुआ, तो नौवां जो है वो जो संविधान संशोधन के बाद लाया गया है, तो जो नौवां जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, तो 10वां था दल बदल, 11वां और 12वां। 11वां क्या है, तो 11वां जो पंचायती राज है और 12वां जो है वो शहरी निकाय अर्थात नगर निकाय, नगर पालिका, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में। दूसरा में क्या है, दूसरा में है नागरिकता, ठीक है। चौथा में क्या है और पांचवा में क्या है, देखिए तीसरा अनुसूची में शपथ, जी हाँ तीसरा में क्या है शपथ। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है जो ट्रिकी टाइप का है, कि जो राष्ट्रपति है यानी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैसे शपथ लेता है, तो अनुसूची 3 के अनुसार नहीं, अनुसूची मतलब जो तीसरी अनुसूची के अनुसार लेता है क्या, जी नहीं, राष्ट्रपति तीसरा अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेता है। सवाल है किस अनुसूची किसके अनुसार लेता है, अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 के अनुसार। बात करें चौथी अनुसूची में, चौथी में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा में क्या है, तो जो 4 स्टेट है उसके प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और, ध्यान रेफरेंस क्या है, प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है, तो ये किस में है, 5वां में, ये 5वां अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो आभासी होगा, आवर्धित होगा और सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है, तो जो नहीं है वो कैंडेला नहीं है, हर्ट जो है मैक नंबर है, डेसिबल है, मैक भी कहते हैं कि कितना के स्पीड से उड़ रहा है, ध्वनि के स्पीड से या किस स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 53, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, क्षैतिज, ऊर्ध्वपातर, ऊर्ध्वर और क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 66 में भी, अभिवहन, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन बी सेलिसाइक्लिक अम्ल, ठीक है। एस्पिरिन प्राप्त किया जाता है किससे, इसको गर्म करके, यह ज्वर या क्या कहते हैं उसको बुखार उतारने में काम आता है एस्पिरिन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हेमेटाइट अयस्क खनिज है, सवाल है किसका, तो लोहा का। फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ये शायद दरोगा में पूछा गया था। फ्रेंड्स मुझे प्रीवियस ईयर इसलिए याद है क्योंकि मैं कम से कम 500 सेट से ज़्यादा अभी तक प्रैक्टिस कर चुका हूँ अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन
सी होगा मेलिक अम्ल। इसका ये मतलब क्या करता है, पेय पदार्थ को खट्टा करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। याद रहे, पेय पदार्थ जो होता है, जो कोक पीते हैं, उसको खट्टा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है किसका? डिलोनिक्स रेजिया रेफिन, ये किसका नाम है? गुलमोहर। ठीक है, किसका नाम है? गुलमोहर। ये सवाल और बनता है कि किस कुल का है, तो फेबेसी कुल का है। किसका है? फेबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आयु के लिए। जी हाँ, जो ह्यूमन स्केलेटन का जो परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए? तो इंटरनल एज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां अर्थात बोन है? तो 206। स्टार्टिंग में होता है 300, बट वो सब होता है हैवनाइज्ड बोन, मतलब बाद में वो जुट जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? यानी जो सॉइल वाटर टेंशन है, यानी पृष्ठ जो है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन डी, टेंसियोमीटर। ठीक है, ये एबीसीडी है क्या, देख लिया जाए। जी हाँ, एबीसीडी है। क्या कह रहा है? काल अनुक्रमांक उसको व्यवस्थित कीजिए या सही कीजिए। ठीक है, कब घटना कब हुआ है? तो देखिए क्या कह रहा है, लखनऊ समझौता, ये 1916 में, आपको कई बार बता चुके, इसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, उसके बाद द्वैत शासन का प्रवर्धन, रोलेट एक्ट 1919 में। उसके बाद है बंग भंग 1905। सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ सबसे पहले, और ये जो है ना द्वैत शासन का प्रबंध, ये 1919 का होगा। ठीक है, 1919 का है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार का है ये। अब देखिए सबसे पहले कौन होगा? ऑप्शन 4। कौन होगा? ऑप्शन 4, यानी ये खत्म, ये खत्म, और देखते हैं उसके बाद पहले क्या होगा? 4 होगा, उसके बाद होगा 16, यानी लखनऊ समझौता, तो 1 हो जाएगा, 4-1। उसके बाद क्या है? जो रोलेट एक्ट होता है उसके विरोध स्वरूप क्या आता है? मतलब बाद में द्वैत शासन का परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी सबसे अंतिम में क्या होगा? 4 होगा, नहीं, अंतिम आता है ये 1919 का एक्ट, यानी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्या कह रहा है? द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में कहा जाता है। ये जो है ना भारत शासन अधिनियम 1919, यही है, इसी को कहते हैं द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में कहा जाता है काला कानून। तो ऐसे तो काला कानून इसमें है नहीं, तो क्या कहा जाता है उसको? रोलेट एक्ट। पीट्स ने कब आया था? 1984 में आया है, नहीं 1784 में। इंडियन आर्म्स एक्ट, ये पता नहीं, इल्बर्ट बिल 81 के आसपास 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में, जिसको लेकर रिपन को काफ़ी आलोचना भी हुआ था ब्रिटेन में। नेक्स्ट 3 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो चंपारण सत्याग्रह, जी हाँ, ये 1917 का है, 1917 का, जो बिहार में हुआ था। 3 कट्ठिया पर था, यानी हर एक कट्ठा में 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती करना, नील की खेती अनिवार्य था। लेकिन ये तो साधारण है। इससे एक और ट्रिपल क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी का पहला पब्लिक मीटिंग कब था? पब्लिक मीटिंग कब था? तो जो हिंदू विश्वविद्यालय हुआ था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हो रहा था, उसमें गांधी जी ने पहली बार पब्लिक मीटिंग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, उसकी जांच के लिए किया गया था हंटर आयोग। जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था अमृतसर में। और ये जांच कमेटी जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1 अक्टूबर 1919 को इसके लिए गठन किया था। इसमें कुल कितना सदस्य था? 8। हंटर आयोग में कितना था? 8, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो ये बंग भंग आंदोलन था, बंगाल विभाजन 1905 का था।
ठीक है, इसे 3 सवाल पूछा जाता है बंगाल विभाजन से। 3 सवाल पहले देख लीजिए। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ? पहले तो घोषणा, ठीक है, किस तारीख को हुआ, डेट पूछता है। उसके बाद आंदोलन की घोषणा कब हुआ, आंदोलन, ठीक है। उसके अलावा इसको पुनः वापस कब लिया गया। तो इस तरह से 3 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह की अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित किया गया। जी हाँ, क्या हुआ कि जो मतलब पहली बार इस कांग्रेस के मंच में या राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भूमिका को राष्ट्रीय पहचान मिला था। क्वेश्चन नंबर 67 स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारह डकैती का स्थान है। तो बारह डकैती की बात करें तो ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल में। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? पुलिन दास के नेतृत्व में हुआ था। ये ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। 1908 में पूर्वी बंगाल में ये डकैती हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ किया था। कहाँ से किया था? तो डांडी से। सॉरी, क्या पूछ रहा है? महात्मा आंदोलन आरंभ किया था। जी हाँ, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ तो आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आपको अगर डाउट हो तो ये क्वेश्चन मतलब 65 बीपीएससी में पूछा गया था, बहुत विवाद हुआ था, इसलिए ये क्या कह रहा है ना। देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। देखिए पूछ क्या रहा है? आंदोलन, ठीक है, आंदोलन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें है। मार्च कब स्टार्ट किया, यानी पैदल मार्च कब स्टार्ट किए थे? तो 12 मार्च को पैदल मार्च हुआ था, 12 मार्च को। और डांडी कब पहुंचे? तो डांडी पहुंचते 5 अप्रैल को, लेकिन आंदोलन शुरू होता है 6 अप्रैल को। मैं फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि 6 अप्रैल को सुबह में डांडी पहुंच के आश्रम मतलब कि तट के पास कि मैंने एक मुट्ठी मतलब नमक उठाया है। गांधी जी कहते हैं मैंने नमक उठाकर कानून को भंग किया हूँ, आप लोग ऐसा करें। तो ये क्वेश्चन मतलब चूंकि ये प्रीवियस ईयर है और इसमें डी ऑप्शन नहीं है इसलिए विवाद, ई ऑप्शन नहीं है इसलिए विवाद है। इसका आंसर होगा डांडी। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी जाके नमक उठा के सबको तोड़ने के लिए कानून को इंस्पायर या क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 1930 से 32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन अर्थात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु एक ही सम्मेलन की अवधि थी जो 3 अलग सत्रों में संपन्न हुआ था। जी हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीवियस ईयर। अगर आप किसी शिक्षक भर्ती वाले से अगर ये नहीं बन रहा है तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो मुश्किल से हार्डली बहुत पूछेगा ना तो 5 क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये सही जो नहीं है, भारत का विभाजन स्वीकार किया गया था। जी नहीं, कैबिनेट मिशन आखिर मिशन था जिसने भारत के डिवीजन को क्या किया था, नकार दिया था। ये कब आया था? मई 1946 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 ये भी कूट है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये साइलेंट वैली है। जी हाँ, ये जो साइलेंट वैली है केरल वाला, वहाँ का है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक का डी देखिए तो एक ही बार में लगता है आंसर निकल जाएगा। फिर आंसर क्या होगा? डी। एक का डी क्या है? साइलेंट वैली, आंसर होगा डी। फ्रेंड्स मैं इसलिए बार बार आपको इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, आप एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाइए। यकीन मानिए यूपीएससी की जितना का प्रीलिम्स होता है ना, सब एलिमिनेशन ट्रिक लगाता है, तो आप भी लगाइए। दूसरा क्या है? शंकुधारी वृक्ष, ये शंकु कहाँ पर होता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में है। उसके बाद कच्छ यानी मैंग्रोव कौन सा इलाका है? तो सुंदरबन है। और पतझड़ तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किसके लिए था? तो पेड़ बचाव के लिए था, यानी पर्यावरण से रिलेटेड था, तो ऑप्शन बी होगा। वृक्ष बचाने के लिए था। राजस्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, उस समय वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ये कब की घटना है?
70 में आरंभ हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और पूछा जाता है, इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता का नाम, तो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। उसके बाद कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरी देवी ये सब नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 73, करेरा अभयारण्य है, ये पक्षी अभयारण्य है, कहाँ पर है ये? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1981 में, 1981। नेक्स्ट, ये ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में डिलुवियल फॉरेस्ट यानी अपलाबी वन कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है, ये जो वन है वो नदियों के किनारे होता है, तो मुख्यतः कहाँ पर है? सुंदरबन में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के सबसे बड़ा खतरा? ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी यूपीपीसीएस का ये। ठीक है, क्या कह रहा है? तो ऑप्शन क्या होगा? प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश और झूम खेती। जी हाँ, झूम खेती में क्या होता है? पेड़ पौधे को पहले काट के साफ किया जाता है, जो ज़्यादातर आदिवासी करता है, फिर वहाँ पे खेती किया जाता है और 2-3 साल तक छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, एक ये सवाल आपको कई बार पूछा गया है। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है उसका जो प्राकृतिक आवास है। जी हाँ, प्राकृतिक आवास है उसका विखंडन हो रहा है, यानी उसको खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि मानव और जो जानवर है उसका आए दिन क्लैश होता है। और एक सवाल आता है कि मानव बस्ती में जानवर चला आया। सच्चाई ये है कि जानवर जो है जो मानव है वो जानवर बस्ती में जा रहा है, न कि जानवर मानव बस्ती में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो वन मतलब कि राइनो के लिए। किसके लिए? ऑप्शन डी, काजीरंगा नेशनल पार्क शेर के लिए जाना जाता है। शेर नहीं होगा, गंडा ही होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। ये जो है ना वन सिंग वाला गंडा के लिए फेमस है और ये कहाँ पर स्थित है? तो असम में। कौन? काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। सिम्पलीपाल उड़ीसा में, सही है। नोक्रेक मेघालय में, जी हाँ। अगस्त्यामलाई केरल में, हाँ जी हाँ केरल में। कंचनजंगा हिमाचल में ना होकर ये कहाँ पर है? तो जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है? सिक्किम का पार्ट है, यानी ये किसका पार्ट है? सिक्किम का। और सिक्किम इस तरह से मैप है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है? संवेदनशीलता स्थान माना जाता है। कौन सा है संवेदनशील? तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। पश्चिमी घाट, जी हाँ, ये हॉट स्पॉट है। ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र हॉट स्पॉट है। पूरे दुनिया में 36 हॉट स्पॉट है, जिसमें से भारत जो जुड़ा हुआ है वो 4 से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। शुरू में इसका नाम था हिली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम था? हिली नेशनल पार्क। उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के आसपास है ये। क्वेश्चन नंबर 80, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होता है? तो ये गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जी हाँ, एक सवाल और पूछा जाता है कि मुख्य गैस कौन सा है? मुख्य गैस CO2 है, लेकिन मुख्यतः मतलब सर्वाधिक मात्रा में कौन है? तो H2O वाटर वेपर है, जो लगभग 60% के आसपास है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? अब देखिए, ये क्वेश्चन RSS का है, सॉरी RSS नहीं, RAS का। ठीक है, ये किस जिला में है? ऑप्शन ए बीजापुर, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1983 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, कच्छ वनस्पति का सुंदरबन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कच्छ है कहाँ पर? कच्छ वनस्पति पूछ रहा है जो सुंदरबन का। ठीक है, ऑप्शन बी होगा पश्चिम बंगाल। चूंकि यहाँ पे कच्छ लगा हुआ है तो आपके दिमाग में आएगा पहले गुजरात। और देखिए ऑप्शन भी बहुत स्मार्टली बनाया है कि कच्छ देखे और गुजरात पे कूद जाए। तो फ्रेंड्स, आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखिए लॉलीपॉप और कूद पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83,
भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2002 में। ठीक है, कब पारित हुआ? 2002 में। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित में किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? कौन सा? अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है तो मध्य प्रदेश। जी हाँ, और भारत में सर्वाधिक जो फॉरेस्ट है वो भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, परिस्थितिकी में परिवर्तन से। सेम क्या है? तो संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग। क्या है? संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग एवं शक्तिशाली, ठीक है, यह तकनीक है जो पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल, क्या कह रहा है? ताप स्थल और हॉट स्पॉट है। देखिए फ्रेंड्स, हॉट स्पॉट तो बहुत कॉमन टर्म है ताप, लेकिन कभी कभी ये टर्म को देता है ताप स्थल। तो आपको कई बार आज ही क्वेश्चन बताए हैं, कौन सा होगा इसका? तो पश्चिम घाट तो कई बार देख चुके हैं और पूर्वी हिमालय भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो इंडिया का ये मान लीजिए मैप है, ये जो पार्ट है ये पूर्वी हिमालय का पार्ट है। ये म्यांमार में भी, म्यांमार और कई देशों तक गया हुआ है। तो म्यांमार, चूंकि हॉटस्पॉट ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एक हॉटस्पॉट में कई देश शामिल है। जैसे कि पश्चिम घाट है, ये मान लीजिए पश्चिम घाट यहाँ शुरू होता है और ये श्रीलंका तक गया हुआ। कौन सा? तो हॉटस्पॉट। क्यों? क्योंकि जो अंदर का जो भूमि है वो जुड़ा हुआ है। तो ये किसका किसका पार्ट है? पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट। आपको दोनों ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 87, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा, तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अभयारण्य यानी सेंचुरी एक सींग वाले रनों के लिए फेमस है। तो आज भी डिस्कशन हुआ है, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? मतलब परियोजना नहीं है या क्षेत्र नहीं होना चाहिए, संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन बी, चिल्का नहीं है। वहाँ की दुधवा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन, क्या कह रहा है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो कौन सा कारण है? क्योंकि प्रमुख कारण पूछ दिया है तो यहाँ पे वनों का उन्मूलन हो जाएगा। अगर प्रमुख कारण नहीं होता और ऑप्शन ABCD में होता तो आप दे सकते थे वर्षा में, मतलब कि बाढ़, अकाल भी जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, जैव विविधता को ह्रास के लिए कारण बनता है। नेक्स्ट, ये मैथ एंड रीजनिंग का फ्रेंड्स, तो इसका आपको सॉल्यूशन एंड PDF जो है कर्ण IAS टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन भी दिया गया साथ में PDF के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एडुटेरिया का जो वार्षिक अर्धवार्षिक 2023 आया है उसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।